गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस समय ये वीडियो देख रहा है ना, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या प्रॉपर्टी खरीदते समय इनकम टैक्स के क्या इम्प्लीकेशंस है, वो आज हम समझेंगे। आपने अब तक सुना होगा कि प्रॉपर्टी को जब हम बेचते हैं तब इनकम टैक्स लगाया जाता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब भी हमारे ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है। आइए जानते हैं ऐसा कब होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको सिंपली कहूँ तो कभी भी इनकम टैक्स जब लगाया जाता है जब आपने कुछ अर्न किया हो। सिंपली अगर मैं कहूँ, गवर्नमेंट का फंडा ये है कि अगर आपने कुछ पैसा कमाया है तो हमें भी दो, अगर आपने कमाया है हमें भी उसमें से हिस्सा चाहिए। अब आपने वो कमाया चाहे किसी से भी हो, किसी भी तरीके से हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आपने कमाया है, अगर आपके पास कोई भी अमाउंट आया है, अगर आपने पैसा कमाया है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो आपका नेट प्रोसीड्स है, उस पर हमें इनकम टैक्स चाहिए। अब समझते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब आपके ऊपर इनकम टैक्स किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो फ्रॉम अनदर पर्सन, यानी किसी और पार्टी से आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की, और वो जो एक्वायर की है वहाँ पे आपने उसे जो कंसिडरेशन पे किया है, या आपने जो उसे पैसा पेमेंट किया है, जो अमाउंट पे किया है, वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम है। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपको पता चल जाएगी जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो। तब स्टाम्प ड्यूटी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, यानी कि मेनली जो तहसीलदार होते हैं, वो आपको बताएंगे कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, क्योंकि उसी पे आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है उनको। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डिटरमाइन करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो अगर आपने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम पर कंसिडरेशन पे किया है, तो अब आपको गवर्नमेंट ये समझती है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ झोल है। कैसे? मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 50 लाख रुपए, और आपने उसे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी 50 लाख रुपए थी, और आपने उसे जानबूझ करके खरीदा, मतलब किसी और ने आपको ट्रांसफ़र किया उसे मात्र 10 लाख रुपए में, क्योंकि आपने उसे कोई और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी अपने कुछ और जो बहुत छोटे अमाउंट में। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्टीज टैक्स बचा सकती है अपने आप में, जो है वैल्यू को कम ट्रांसफ़र करके। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे ट्रांसफ़र करते हो तो जो डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड जो कंसिडरेशन आएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हम उसको टैक्सेबल करेंगे। उस पर जो भी इनकम टैक्स की रेट आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। देन डिफरेंस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। नहीं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ कंसिडरेशन ऑफ और ₹50,000 इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, गवर्नमेंट भी मानती है कि ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना जायज़ है। तो वो बोलती है कि जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है और जो आपका कंसिडरेशन है, उनमें अगर कंसिडरेशन का 5% का डिफरेंस या 50,000, जो भी ज़्यादा है, यानी कि 5% या 50,000 में से जो भी ज़्यादा है, उतना वेरिएशन हम आपको अलाउ करते हैं। जैसे आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है 5 लाख की, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 5 लाख है, आपने अगर उसे 4,75,000 में खरीद लिया, दैट मीन्स इसका देखिए 5% अगर आप देखोगे 4,75,000 का, तो 50,000 से काफ़ी कम आएगा। बट फिर भी जो 50,000 की एक लिमिट है, तो 50,000 का लिमिट देखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, 50,000 की लिमिट के अंदर अंदर है, हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, और आप 4,75,000 में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन एक दी गई। अब उसको एक और एग्जाम्पल के समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की है 90 लैक्स के अंदर, जबकि उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जब आपने देखी तो वो है 100 लैक्स। ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर जो डिफरेंस है वो देखा जाएगा, वो है 10 लैक्स का। क्या ये 10% ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि 9 लैक्स, यहाँ पे लिखता हूँ 9 लैक्स, और 50,000, क्या इससे ज़्यादा है? हाँ, इससे ज़्यादा है। तो यानी कि ये जो 10 लाख रुपए हैं, इस पर आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 95 लैक्स में ये प्रॉपर्टी एक्वायर की जाए तब क्या होगा। तो अगर 95 लैक्स में एक्वायर की जाए तो यहाँ पे 5 लाख का डिफरेंस आया, जो कि अगर हम देखें 95 लाख का 10% 9.5 लाख, और 50,000 हायर कौन है? 9.5 लाख। तो इसकी आपको एग्जाम्पशन मिल रही है, यानी कि इसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, और 9.5 लाख से कम है, दैट मीन्स आप 95 लाख में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स का जो है वो नहीं लगेगा। अब देखिए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से आपने समझा कि अगर आप कंसिडरेशन कम देते हो तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है। अब यहाँ पे कुछ और सिचुएशंस है जहाँ पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है हम समझते हैं। जब आपने प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव की है फ्रॉम रिलेटिव, यानी आपने रिलेटिव से अपनी वो प्रॉपर्टी रिसीव की और रिलेटिव को पेमेंट किया। ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर ये जो
प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स आप उनसे फ्री में या फिर कम अमाउंट में ले सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। इसके अलावा कई बार अगर आपको मैरिज में गिफ्ट मिलता है या मैरिज की ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मैरिज पे कई 2-4 लोग मिल करके या आपके फ्रेंड्स या आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स कोई भी मिल करके आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैरिज पर भी ये एग्जम्पशन है। थर्ड नंबर पे आता है विल और इनहेरिटेंस, यानी कि जब आप के पिताजी आपको एक विल में ट्रांसफ़र करके जाते हैं या आपके दादाजी इस तरीके से अगर ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं या कोई और पर्सन आपको विल या इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र कर रहा है तब भी वो नहीं लगेगा। या फिर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तब भी वो जो है टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप अमाउंट को कम कर सकते हो। या फिर आपने जो प्रॉपर्टी रिसीव की है वो किसी लोकल अथॉरिटी से रिसीव की है, आप समझ रहे। लोकल अथॉरिटी यानी कि जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या आपकी पंचायत समिति, पंचायत या नगर निगम, इस तरीके के जो अगर है उनसे अगर आपके पास आई है प्रॉपर्टी, तब आपको जो है वो डिफरेंस पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी कई बार स्लम डेवलपमेंट में या कई सारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए या किसी और अन्य पर्पज़ के लिए कम अमाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके अलावा आपने फ्रॉम यानी कि प्रॉपर्टी जो है आपको 1023C इनमें रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूट है या उनसे अगर आपने रिसीव की है या उनको आपने ये प्रॉपर्टी दी है कम दामों में, तो ऑफकोर्स अगर आपने उनको दी है तो उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने उनसे प्रॉपर्टी रिसीव की है और आपने पेमेंट किया है तब आपके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने कम दामों पे लिया है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से होते हैं? ये इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, या फिर जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स वो हो गए। तो ये 3-4 जो है इनको इन्होंने एक एग्जम्पशन दी रखी है कि अगर आप इनसे खरीदते हो या इन्हें बेचते हो तब वो डिफरेंस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा आता है जब आप ट्रस्ट के लिए खरीदते हो तब उसके ऊपर भी ये टैक्स जो है एग्जम्पशन है। अब ये ट्रस्ट कौन से होने चाहिए? तो ये ट्रस्ट होने चाहिए 12A और 12AA में रजिस्टर्ड होने चाहिए इनकम टैक्स की एक्ट में। इनको रजिस्ट्रेशन कब मिलता है? जब ये कोई चैरिटेबल पर्पज़ के लिए काम करते हैं या रिलीजियस पर्पज़ के लिए काम करते हैं, तब इनको जो है इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ऐसे अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो उनको भी ये चीज़ नहीं लगेगी। उसके बाद है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 47। तो अंडर सेक्शन 47 में जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन क्या है कि मेनली जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहा है तब भी आपको जो है इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा डिफरेंस अमाउंट पे। उसके बाद आता है कि कोई इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिविजुअल बाई एन ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, यानी कि कोई इंडिविजुअल एक ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी, और किस लिए ट्रांसफ़र करता है? ताकि उसके रिलेटिव को उस ट्रस्ट से बेनिफिट हो, उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो। ऐसे में भी उस डिफरेंस पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे लास्ट आता है कि इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और उसका अब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने वाला है, मान लीजिए रिटायरमेंट एज हो गई या उसने काफ़ी जो है सर्विस दे दिया, वो चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊँ। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो रिटायर हो रहा है या जब उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा है और उस समय अगर उसको कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है या बिना किसी कंपनसेशन के ऐसे ही दिया जाता है और कोई प्रॉपर्टी दी जाती है जो भी कम वैल्यू में दी जाती है या फ्री में दी जाती है, ऐसी सिचुएशन में भी एम्प्लॉय के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसको कम अमाउंट में रिसीव हुआ है, तो उस डिफरेंस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा भी आपके पास एक तरीका है, अगर मान लीजिए सच में आपको लगता है कि जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, मान लीजिए जैसे आपके जो प्रॉपर्टी है वो शमशान घाट के पास है, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है अगर जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उस जगह पे मान लीजिए कि किसी तरीके की उपजाऊ ज़मीन है नहीं और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उन्होंने बढ़ा रखी है, उन्होंने अभी तक रिवाइज नहीं की है, बट वहाँ पे आपको इतना वैल्यू नहीं मिलता है, या फिर वहाँ पे जो है कुछ और रीजन्स की वजह से आपको लगता है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से काफ़ी कम है यहाँ पे और यही रीजनेबल वैल्यू है जो मैं इनको कंसिडरेशन के रूप में दे रहा हूँ, तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दें। वैल्यूएशन ऑफिसर आपका जो केस है वो लेगा और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करके असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स अथॉरिटी को वापस से सबमिट कर देगा कि इनकी वैल्यू इतनी है। अब ऐसे में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये है कि वो आपकी वैल्यू उस अनुसार जो डिटरमाइन करके आपको एग्जम्पशन और बेनिफिट दे सके। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने इसको काफ़ी एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। तो जब भी अब आप प्रॉपर्टी खरीदें तब आप ध्यान रखें कि आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे ना खरीदें। अगर आप कम पे खरीद रहे हैं तब आप उस एक जो लिमिट है उसका ध्यान रखें, और अगर आप उससे कम में खरीदते हैं तो फिर तैयार हो जाइए, इनकम टैक्स के साथ
उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अगर आपको लगता है रियली लगता है कि नहीं, मुझे ये मैं किसी टैक्स से बचने के लिए या फ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये रियली में ऐसा है, तब आप कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि इनकम टैक्स आपको कितना लगेगा, 10%, 20%, 30%, जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो। बट आपको अगर अल्टीमेटली बाकी का तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना, तो आप उसको छोड़ोगे थोड़ी थोड़ी इनकम टैक्स की वजह से। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन केस है तो आप कर सकते हो, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब भी आप ऐसा करो तो इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर हो जाओ कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने वाला है। अगर आपने वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है और आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास पहुंच गई है, तो नोटिस आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ और उसके लिए प्रिपेयर करके रखो। बस इस वीडियो का मकसद जो है इतना ही है। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।